से बनी है और कितना परसेंट उसके अंदर है। जैसा कि नैन्सी जी ने हमें थोड़ा आदेश दिया है कि जल्दी जल्दी कराया जाए, तो मैं इसमें से सिर्फ जो मेन मैंने वही बता देती हूँ। ठीक है। देखो, कंपोजिशन में मेनली हम चार फैक्टर ही देखेंगे मेनली तो। एयर, मिनरल, वाटर, इसके अलावा मिनरल्स के अंदर ही इसने ऐड कर दिया, पर हम एक और हेडिंग ऐड करना चाहें तो इसमें ह्यूमस भी है। ठीक है। जो ह्यूमस है वो भी इसी के अंदर ऐड होगा, मिनरल्स के अंदर। एंड वन मोर, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर 4%। ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, वो 46% जो है वो मिनरल प्रेजेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा एयर और वाटर जो है वो दोनों सेम कंपोजिशन में है, एंड सबसे कम जो है वो है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। अगर हम बात करें एयर और वाटर की पर्टिकुलरली, तो एयर वाटर जो है वो क्या करते हैं, जो सोइल है उसके बीच में जो पोर्स हैं, ठीक है, सोइल के बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसके बीच में एयर और वाटर एडजस्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद जो वाटर का कितना कंटेंट है, एयर का कितना कंटेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सोइल है उसका टाइप कौन सा है, उसने कितने परसेंट जो है वाटर होल्ड कर रखा है। क्योंकि एक टाइप से अगर एक सोइल के अंदर वाटर बहुत ज्यादा होल्ड हो रखा है, तो वो सोइल जो है वो सैचुरेटेड है। अब उसके अंदर ऑलरेडी उसके जो पोर्स है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, एयर के लिए तो जगह बचेगी नहीं। ठीक है। तो इसलिए जो अवेलेबिलिटी है एयर की वो सबसे कम होगी, लिटल होगी। वहीं पे अगर बात करें एनारोबिक कंडीशंस के अंदर, जहाँ पे एयर स्पेस जो है वो वाटर से फिल हो गया है, ऑक्सीजन और जो अदर गैसेस हैं वो अनेबल कर जाती हैं डिफ्यूज करने से एटमॉस्फेयर से। ठीक है। इसके अंदर एनारोबिक कंडीशंस आती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एयर है वो क्या, स्पेशली एयर का काम क्या होगा, उसमें जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या करती है, उसको यूजफुल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट करवा देती है, और उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। एयर क्या करवाती है, ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन करवाती है। अब जो किस तरह का वाटर कितना डिपेंड, मतलब कितना होल्ड कर रखा है सोइल ने, कितना एयर है उसके ऊपर, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है soil का। ठीक है। अगर हम बात करें कि अलग अलग टाइप की सोइल है, उसमें सबसे पहले है ग्रा- किसका माइक कौन था ये। ठीक है। तो पहले टाइप की जो सोइल होगी वो आएगी ग्रेविटेशनल, सॉरी सोइल नहीं, वाटर। ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब क्या है, ये वो वाला वाटर होता है जो कि सोइल के अंदर अगर डालो तो वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे जाता रहता है। ठीक है। उसकी इरिगेशन होती रहती है नीचे की साइड। अब दूसरा वाला जो है वो है कैपिलरी वाटर। अगर कैपिलरी वाटर की बात करें तो कैपिलरी एक्शन आई थिंक सबने पढ़ा होगा। कैपिलरी एक्शन में क्या करता है, जो सोइल है वो क्या करती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर को पुल करती है, मतलब कि ऊपर की तरफ खींचती है। जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा, कैपिलरी जो वाटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब उसके बाद जो वाटर है, एक और थिन फिल्म प्रेजेंट होती है वाटर की। ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, सोइल पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वाटर के बीच बीच में सोइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स होता है वाटर यूटिलाइजेशन का। मतलब कि जो प्लांट या जो सोइल है वाटर लेती है वो सबसे ज्यादा थिन फिल्म से ही लेती है। एक जो टाइप है वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर के अंदर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ड्राइड सोइल, यानी कि जो हवा ने सुखा दिया है उस सोइल को, अब उस सोइल के अंदर कितना सा अमाउंट प्रेजेंट है वाटर का, वो है हमारा हाइग्रोस्कोपिक। जो वाटर प्रेजेंट होता है वो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में होता है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बोला है एयर ड्राइड सोइल है, ऑलरेडी वो सूख चुकी है। अब सूखी हुई सोइल के अंदर तो बहुत कम ही वाटर प्रेजेंट होगा। जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सोइल की, वो क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है कि उसका साइज कितना है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी पोरोसिटी कितनी है। पोरोसिटी से हम क्या समझते हैं कि उसके अंदर पोर्स कितने हैं। ठीक है। या कितने साइज के पोर्स प्रेजेंट है। जो मैक्सिमम अमाउंट होता है मॉइस्चर का, वो जो होल्ड कर सकती है उसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी ऑफ द सोइल, तो आप इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट अ सोइल कैन होल्ड। तो वो है मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी। ठीक है। अगर इसी कंडीशंस के अंदर हम देखें कि एयर प्रेजेंट जो है सोइल के अंदर, वो पोर्स के अंदर रिप्लेस्ड हो जाती है वाटर से। ठीक है। एयर है, उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया तो एयर वहां से हट जाएगी, उसकी जगह पे वाटर ऐड हो जाएगा। किसी ने क्या मैसेज करा है भाई। अच्छा ओके, राशिद, इट्स ओके। आई थिंक शायद माइक ऑन रह गया होगा इसलिए। ठीक है। अगर वाटर की सप्लाई स्टॉप कर दी जाती है, वाटर फ्रॉम लार्ज पोर्स ड्रेन आउट एंड पोर गेट्स फिल्ड विद एयर। अब उसके बाद क्या होगा, एक टाइम पे हमने वाटर ऐड करा तो एयर वहां से हट गई, उसकी जगह पे वाटर ऐड हो गया।
अब अगर वहीं पे हम उस पानी की सप्लाई को रोक दे तो क्या होगा, वहां से जो पानी है वो निकल जाएगा और अगेन उसकी जगह पे वापस से सोइल आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्रोस्पोर्स या मैक्रो सॉरी मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स, ये दो टर्म यूज करी गई हैं। मैक्रोपोर्स का मतलब क्या होता है, जो बड़े हैं साइज में थोड़े से पोर्स हैं, और माइक्रो क्या है, जो स्मॉल साइज में है। ठीक है, it is generally expressed as percentage of weight or volume of soil occupied by water when saturated at a saturated temperature। मतलब कि जब एक सैचुरेटेड टेम्परेचर आता है, ठीक है, उसी टाइम पे उस टेम्परेचर के ऊपर कितना सा जो वाटर है वो सोइल अब्जॉर्ब कर पाई है, वो उसका सैचुरेटेड पॉइंट होता है। अब इसके अंदर अलग अलग वजह से हो सकता है, इसका टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का टेक्सचर है, तो वो कितना वाटर रिटेन कर सकता है, या फिर उस सैंड की प्रॉपर्टीज कौन सी है, स्लिट कैसी है, क्ले है कौन सी है। ठीक है, इन चीजों पे डिपेंड करता है कि उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी होती है। सर्टेन पॉइंट के ऊपर जो मॉइस्चर है वो डिक्रीज हो जाता है एक लेवल तक, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट सोइल इज सपोज टू हैव रीच अ विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस एक सोइल सोइल के अंदर मॉइस्चर तो प्रेजेंट है, लेकिन वो मॉइस्चर क्या है, वो प्लांट्स या कोई भी एनिमल वगैरह हैं वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो सोइल से उसको गेन नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ सोइल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो वो जो पॉइंट आता है मॉइस्चर का उसे विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर एट -15 बार सक्शन प्रेशर और -1.5 MPa। देखो भाई, ये जो यूनिट्स वगैरह है ये तुम लोग थोड़ा सर्च कर लेना, क्योंकि इतनी ज्यादा यूनिट्स में अच्छी नहीं हूँ मैं। ठीक है, ये तो हमारे थे वाटर और एयर जो हमारे सोइल के अंदर प्रेजेंट है। फर्दर अगर हम उसके बाद बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सोइल की, इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, अरेंजमेंट पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो सोइल पार्टिकल्स हैं वो किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। दिस कैन ओकर एज अ कॉन्टिग्यूम सिंगल ग्रैन्यूल और मैनी एग्रीगेट्स। मतलब कि एक तो ये हो सकता है कि जो सोइल है उसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूअस लेयर प्रेजेंट हो, एक ही लेयर प्रेजेंट हो। उसके बाद क्या हो सकता है, जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं उनका अलग अलग उन्होंने एग्रीगेशन बना रखा हो, एक ग्रुप बना रखा हो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स ने, क्योंकि जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, ग्रेवल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लूज रॉक पार्टिकल लार्ज देन 2 mm। मतलब कि जो ग्रेवल्स होते हैं, ग्रेवल्स मतलब कि जो सोइल है बनी है रॉक्स के टूटने के बाद, तो उसमें जो रॉक पार्टिकल होते हैं वो थोड़े लार्जर साइज के होते हैं, जैसे इसने 2 mm बताया है। देर आर लार्जर पार्टिकल इन साइज, इस वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो साइज के बड़े होंगे। अब जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के अंदर वो रेंज करते हैं 0.05 to 2 mm तक। ठीक है, देर आर आल्सो स्लिट, स्लिट जो है इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल है वो 0.002 से 0.05 तक रेंज करते हैं। जिसके अंदर अगर हम आगे जो दूसरी टाइप सोइल है, ये अलग अलग टाइप की सोइल है। ठीक है, ग्रेवल जो है अलग टाइप की सोइल है जिसके अंदर इसने रेंज बताई है 2 mm तक। आफ्टर दैट स्लिट जो है वो अलग टाइप की सोइल है जिसमें ये वाली इसने रेंज बताई है, यहाँ पे इसने बताई है सैंड की रेंज बताई है। एंड अगर हम क्ले की बात करें तो 0.002 mm। ठीक है, ये पार्टिकल्स के साइज होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होता है क्ले पार्टिकल्स के ऊपर वो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव आयन को, यानी कि केटायंस को अट्रैक्ट करता है और रिलीज कर देता है सोइल वाटर के अंदर। केटायन जैसे कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है। ठीक है, ये इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि सोइल पार्टिकल्स के अंदर हेल्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। किसकी ग्रोथ और किसकी डेवलपमेंट, यानी कि प्लांट्स जो हैं उससे ग्रो करवाते हैं, हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं सोइल के अंदर। तो ऑब्वियसली ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो सोइल से लेंगे, तो इसलिए ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करवाते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है सोइल की वो बेस होती है ऑन द सोइल पार्टिकल्स। किस तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगी वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर किस टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। एक सोइल टेक्सचर इंक्लूड करता है परसेंटेज ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले, कि उसके अंदर एक सोइल के अंदर कितनी परसेंट सैंड है। इसमें से अगर आपको बोला जाए कि आप सैंड, सोइल, क्ले, स्लिट इनको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो अभी पीछे वाली स्लाइड में जो हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के इनके साइजेस बताए गए हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। उस पर डिपेंडेंट आप बोल सकते हो कि सैंड का जो पार्टिकल का साइज होता है वो इतना होता है, स्लिट के पार्टिकल का साइज इतना है, या क्ले के पार्टिकल का साइज इतना है। ठीक है, तो एक सोइल जो है वो मिक्सचर होती है जिसमें सैंड, क्ले, स्लिट, सारी तीनों चारों टाइप की जो सोइल है वो मिक्सचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, a strongly developed structure possess heavy texture।
एक जो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड है, यानी कि सोइल जो है उसमें सारे के सारे मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर और जो एयर वाटर सब कुछ फुल क्वांटिटी में है, तो उसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत हैवी होगा। डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले, soil texture has been divided into different classes organized into textural triangle। ठीक है, एक इन्होंने एक टेक्सचरल ट्रायंगल बनाया है जिसके अंदर इन्होंने सोइल के टेक्सचर को डिवाइड करा है। और किस तरह से डिवाइड करा है कि उस सोइल के अंदर कितनी परसेंट सैंड है, कितनी परसेंट स्लिट है और कितनी परसेंट क्ले प्रेजेंट है। इस कंसेप्ट को लेके इन्होंने डिवाइड करा है। अगर एक सोइल जो है वो 15% क्ले, 20% स्लिट और 65% सैंड है, ठीक है, तो इस सैंडी लोम एंड अ सोइल कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले इज लोम, क्ले लोम। यानी कि इसने कहा है इसके अंदर सैंड ज्यादा है, ऑब्वियसली नाम बहुत इजीली याद हो जाएगा, जिसके अंदर 65% सैंड है तो इसने इनको बोल दिया सैंडी लोम। ठीक है, जिसमें क्ले ज्यादा है इसने बोल दिया क्ले लोम। ठीक है, ये टर्म्स याद रह जाएंगी। यस मैम। ओके, ठीक है। सोइल टेक्सचर इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द न्यूट्रिएंट होल्डिंग, वाटर मूवमेंट एंड movement of soil air texture influences the permeability which generally decrease with decreasing particle size। यानी कि सारी की सारी जो टेक्सचर हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग, उस सोइल के अंदर से वाटर की मूवमेंट कितनी हो रही है, उस मूवमेंट की वजह से उस सोइल में एयर कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, जो उसका टेक्सचर है वो इन्फ्लुएंस करता है उसकी परमेबिलिटी को, जो कि क्या होती है, जनरली परमेबिलिटी डिक्रीज होती है अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज हो रहा है, और इन द केस अगर हम उल्टा लेके चलें तो पार्टिकल साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। परमेबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी? क्योंकि जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होगा तो उसके बीच में पोर्स का साइज भी बड़ा होगा, पोर साइज बड़ा होगा, तो इस वजह से क्या है उसके अंदर से वाटर की जो परमेबिलिटी है, जो ट्रांसफर की कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। इसके अंदर जैसे वैसे तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस डायग्राम में ये दिखाया गया है। सविता माइक ऑफ कर लो। ठीक है, पार्टिकल साइज ऑफ डिफरेंट सोइल कंपोनेंट्स। पार्टिकल साइज देखो जैसे कि सैंड, स्लिट, क्ले, ये सोइल कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं। अब इनके अंदर पार्टिकल साइज कितना होता है? सैंड के अंदर 2 mm टू 0.05 mm होता है, स्लिट के अंदर 0.05 mm टू 0.002 mm होता है, और क्ले के अंदर 0.002 mm होता है, या उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो आप देखते जा रहे हो कि क्ले से लेके सैंड तक जब हम आगे जा रहे हैं तो जो पार्टिकल साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखना भाई। इन्होंने ये एक ट्रायंगल दिखाया है जिसपे सोइल का टेक्सचर डिपेंड करता है। इनमें टेक्सचर डिपेंड क्यों करा है? अलग अलग टाइप की जो सोइल है, इसके अंदर क्ले, इसके अंदर क्ले ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे इसने सैंडी क्ले दे दिया, यानी कि सैंड ज्यादा प्रेजेंट है, उसके बाद जो है वो क्ले ज्यादा प्रेजेंट है, सैंडी क्ले लोम। ठीक है, इन दोनों की जो अमाउंट है वो ज्यादा है, यहाँ पे सैंडी लोम है, यानी कि सैंड की जो अमाउंट है वो ज्यादा है तीनों में से। यहाँ पे सैंड ज्यादा है, यहाँ पे स्लिट लोम ज्यादा है, मतलब स्लिट ज्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे स्लिट क्ले लोम, पहले स्लिट ज्यादा है उसके बाद क्ले ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इनकी परसेंटेज को डिपेंड करते हुए इन्होंने अलग अलग टेक्सचर दिखाया है। जैसे कि अगर कोई और, मतलब ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए कम समझ में आ रहा होगा, अगर वैसे गूगल पे जाके कोई डायग्राम सर्च करोगे तो वो ज्यादा दिखा देगा। ये वाला ज्यादा डार्क है। डार्क क्यों है? क्योंकि क्ले का जो पार्टिकल साइज है वो बिल्कुल छोटा छोटा है ना। देखो वैसे भी इमेजिन कर लो, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो उसके पोर बहुत छोटे होंगे, इस वजह से क्या होगा, वो बिल्कुल कंजस्टेड सा होगा। ठीक है, अगर सैंड देखिए, सैंड आई थिंक तो सबने ही फील करी होगी, हाथ पे लोगे उसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं तो ऐसे नीचे कर दो तो वो सारी निकल जाती है ना। क्ले जो है वो और ज्यादा बारीक हो गई है। तो इस तरह से आप टेक्सचर डिफाइन कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ द slit, clay and sand on the soil। ठीक है, soil have been characterized fine coarse depending upon its composition and size of the particles। अब इसको सोइल को इसने अलग अलग टाइप में डिफाइन करा, जैसे कि वेरी फाइन सोइल कौन सी होती है, फाइन कौन सी होती है, मीडियम कौन सी होती है, कोर्स कौन सी होती है, और वेरी कोर्स। वेरी कोर्स का मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा थिक है। कोर्स है जो थोड़ी सी इससे कम थिक है पर थिक है। ठीक है, उसके बाद मीडियम आती है, फिर फाइन के अंदर आएगी थिन, एंड वेरी फाइन के अंदर आएगी उससे भी ज्यादा थिन। अब ये किस तरह से डिफाइंड होती है? ऑन द पार्टिकल साइज की, पार्टिकल साइज कितना प्रेजेंट है, 1 mm, 10, 5 mm और 1 mm, ये इनसे कम है। ठीक है,
तो मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल। और यहाँ पे हम देखें जो वेरी कोर्स के अंदर है, greater than 10 mm, greater than 100 mm, greater than 50 mm एंड greater than 10 mm। ठीक है, अब ये बीच में आ जाएंगे, ये थोड़ी मीडियम वाली रेंज में आ जाएंगे। ठीक है। लो जी। क्या नैन्सी, ये तो मैंने निपटा दी देख, इसलिए थोड़ा धीरे चल रही थी मैं।